हेलो दोस्तों। तो चलिए आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा शायद कितना आ गया था, शायद 4 या 5 लेक्चर आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी पे ना, 5 आ चुका है शायद, ठीक है या जो भी है, चलो देख लेना। आज जो हम लोग करेंगे वो रेजिस्टेंस का प्रूफ करेंगे। मैं बोला था वो बता दूंगा, तो चलिए आज प्रूफ देख लेते हैं और कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, प्रूफ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है सर, ये अच्छे क्वेश्चन है तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, पढ़ाई ही किसने बनाई, मिल गया तो मैं मार डालूंगा उसे। चलो जिसने भी पढ़ाई बनाई कोई बात नहीं, आपको मारने की जरूरत नहीं है, आपका लॉकडाउन का यूज हो रहा है। चलिए आज आते हैं प्रूफ फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। प्रूफ, क्वेश्चन आया प्रूफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर, मैं दो साइड करूंगा, एक साइड करूंगा सीरीज, फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तरीका अच्छे सीख लेना। सीरीज इक्विवेलेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, देखो सीरीज कैसे निकालेंगे, जो डिफरेंट है उसको इक्वेट करेंगे। क्या बोल रहा हूं, मान लो ये रेजिस्टेंस है बहुत सारा, ये रहा रेजिस्टेंस। ठीक, मान लेते हैं R1, दिस इज R2, दिस इज R3 और टोटल वोल्टेज V। ठीक है, इस पे वोल्टेज आया V1, इसे वोल्टेज आया V2, इसे वोल्टेज आया V3। ठीक, सब मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाए, सिंगल, सब मिला के एक सिंगल, एक सीरीज करते हैं पैरेलल में आएंगे, सब मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस बना, आपका एक सिंगल रेजिस्टेंस बना R इक्विवेलेंट। इस सब तीनों मिलाकर एक इक्विवेलेंट बना, इसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। और टोटल वोल्टेज कितना, यही R इक्विवेलेंट आपको निकालना है ना। चलो शुरू करते हैं। तो मैं क्या बोला, जो डिफरेंट है उसको इक्वेट करो। डिफरेंट क्या क्या है, वोल्टेज, करंट तीनों में क्या होगा, सेम। चलो इक्वेट करो, तो टोटल वोल्टेज V होगा, क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब देखो V1 कितना होगा, यहां लिखना, देखो V1 देखो, अच्छे इधर लिखते हैं, देखो V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1। I होता है, करंट तो तीनों में सेम है, सीरीज में है। V2 कितना होगा, I इंटू R2, करंट सेम। और V3 कितना होगा, I इंटू R3। बस सबका वैल्यू पुट कर दो। और टोटल वोल्टेज V कितना होगा, ये भी देख लो, टोटल वोल्टेज V कितना होगा, I करंट कितना जा रहा है, I इंटू R इक्विवेलेंट, इंटू R इक्विवेलेंट। सबका वैल्यू मिल गया, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। V1 कितना आया, I इंटू R1 ये वाला। V2 कितना आया, I इंटू R2। V3 कितना आया, I इंटू R3। और टोटल वोल्टेज कितना आएगा, करंट जितना जा रहा है, करंट तो I ही जा रहा है, सब में इक्वल होगा, बताया था सीरीज में करंट हमेशा सेम होगा। I इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज V। ठीक, सबका पुट कर दो। देखो मैं बोला एक लाइन है, 5 मिनट का गेम है। I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। I कॉमन आएगा क्या, हाँ कॉमन ले लो, अरे हाय, I से I कट गया तो R इक्विवेलेंट क्या निकल गया, तो R इक्विवेलेंट निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही पढ़े थे क्या, हाँ यही तो पढ़े थे सीरीज में। देखो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, V के जगह टोटल वोल्टेज V के जगह टोटल मिला के R इक्विवेलेंट बन गया, R इंटू R इक्विवेलेंट, I कॉमन आ गया, कट गया। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रूफ। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन आया तो यही कर देने का, कुछ नहीं है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन।
प्रूफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल का भी नहीं किए हैं, करेंगे, अभी पैरेलल नहीं हो। जैसे इसको उतार लूं फर्स्ट, हो गया, चलो मिटा देते हैं इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा हुआ। अब आते हैं पैरेलल पे। बच्चा वाला गेम है, बच्चा वाला गेम है, कुछ नहीं है, जो डिफरेंट है उसको इक्वेट कर दो। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल क्या सुनो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे कनेक्ट होता जाएगा और सबको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। हाँ, इस बार क्या अलग अलग होगा, करंट वोल्टेज सिग्नल। इसमें करंट मानते हैं I1 रेजिस्टेंस R1, करंट I2 रेजिस्टेंस R2, करंट I3 रेजिस्टेंस R3, टोटल वोल्टेज V, और इधर से जो करंट जा रहा है टोटल वो है I। हो गया, चलो तीनों मिला के एक बन जाएगा, तो तीनों मिला मान लेते एक रेजिस्टेंस बन गया, उसका ये हो गया वोल्टेज, ये गया टोटल करंट I, टोटल करंट I जा रहा है, सब मिला के एक बन गया। ठीक है, टोटल वोल्टेज V और टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आपको निकालना है, पैरेलल में सवाल दिख रहा है सबको। टोटल करंट कितना जा रहा है I, तो टोटल करंट कितना जा रहा है I, यही I जाएगा पूरा से R इक्विवेलेंट से, पूरा मिला दोगे तो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, तीनों पार्ट में बढ़ गया करंट। जो डिफरेंट है उसको इक्वेट कर दो, चलो इक्वेट करते हैं। तो I, टोटल करंट I जो जा रहा है कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। पीछे क्या अलग था, सीरीज में वोल्टेज अलग था, वोल्टेज से इक्वेट किए। इस पर क्या अलग है, इस पर करंट अलग है, करंट से इक्वेट कर दो। चलो पहले I1 लिखते हैं, I इक्वल क्या होगा, V बाय R इक्विवेलेंट, वोल्टेज सब में सेम होगा, V। तो I1 क्या होगा, V बाय R1 होगा, बिल्कुल। I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2, वोल्टेज सेम ही रहेगा पैरेलल में। I3 कितना हो जाएगा, V बाय R3, वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में। और टोटल करंट I कितना होगा, V बाय R इक्विवेलेंट। बस दिख गया सबको, अरे दिख गया रे बाबा, दिख गया रे। टोटल करंट I कितना, V बाय R इक्विवेलेंट। सबका पुट कर दो पहले वाले की तरह, पिछले वाले वोल्टेज का वैल्यू पुट किए थे, इस वाले करंट का कर दो, खत्म कहानी। V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाय R1, V बाय R2 प्लस V बाय R3। V कॉमन ले लेना, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। सिंपल भी कॉमन लेना, कट जाएगा, और आप फाइनल आंसर। दिस इज द प्रूफ। कहीं कर तो नहीं रहा, मैं बोला था ये पूरा 5 मिनट का गेम है, अलग बात है 8 मिनट हो गई, कोई बात नहीं। जल्दी से लिखो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 2 3, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ गया होगा बहुत सारा, बढ़िया है क्वेश्चन। तो चलिए सारा क्वेश्चन को अच्छे समझना, कुछ स्पेशल टाइप्स का क्वेश्चन ये सब 3 है, 3 और करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे अभी टोटल। यकीन मानिए जितना कराया जा रहा है अच्छे से करो, आपका एक एक क्वेश्चन सारा बन जाएगा हर एक टाइप का। ठीक है, जल्दी से आप 1 2 3 देखो फर्स्ट, तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूं बाबा। 1 पढ़ो, देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अब से बनेगा नहीं, सुनो। आप बोलो सर ऐसा क्वेश्चन तो बताए हो, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोला, देखो इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ऐसा ये चलता जा रहा है। ये जो कनेक्शन देख रहे हो ना, ऐसा कनेक्शन ये ऐसा ये चलता जा रहा है, पूरा रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है। अब कहीं खत्म नहीं है, कहीं इंड पता ही नहीं है, तो कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, ये कंप्लीट चलता जा रहा है, कहीं इंड इसका है ही नहीं, कहीं कोई वीडियो कट तो नहीं रहा, क्योंकि कटता पर बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, कुछ नहीं कट रहा, गुड। तो इसका कोई अंत है ही नहीं,
इसमें R1 दिया है 1 ओम, R2 दिया है 2 ओम, बोला फाइंड R इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे, एक बना रहा हूं, अच्छे समझना। दीज आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक याद रखना सारा बन जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा है, यहां से फिर कनेक्ट हुआ, यहां से फिर कनेक्ट हुआ, यहां से फिर कनेक्ट हुआ, अच्छी तरह ये चलता जा रहा है कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा ये रुकने वाला नहीं है। ओके, R1 कितना 1 ओम, यानी ऊपर वाला सब 1 ओम का है, ये सारा ऊपर वाला कितने का है 1 ओम का, और नीचे वाला कितना है सब 2 ओम, ये सारा है 2 ओम का, यहाँ रेजिस्टेंस होगा, ये सारा 2 ओम का है, ऐसा चलता जा रहा है, ठीक। कहां से जा रहा है ये, इंफिनिटी तक जा रहा है। तब बोला ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट निकालो, ये है ए और ये है बी। अब सुनो, इंफिनिटी मतलब होता है अनंत, इन्फिनिटी क्या बोलते हैं हिंदी में, अनंत, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। मैं बोलो अनंत का एक एग्जांपल दो, आपके दिमाग में सीधा आएगा सर, ओशियन, ओशियन, ओशियन में, ओशियन नहीं, ओशियन में जितना पानी है, कितना पानी है बता सकते हो, नहीं, अनंत है ये, ओशियन में जो पानी है वो अनंत है। अच्छा अच्छा, एक लोटा पानी अगर मैं ओशियन से निकाल लूं तो क्या ओशियन का पानी कम हो जाएगा? बोले कैसे बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, एक लोटा पानी ओशियन से निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, एक लोटा पानी डाल दो अगर ओशियन में, क्या कोई चेंज आएगा? बोलते हो फिर बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, एक लोटा पानी डाल भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां लगाना, सुनो ध्यान से। तो ये अनंत है रेजिस्टेंस, है ना, हाँ। तो इस अनंत रेजिस्टेंस में से अगर हम 2 रेजिस्टेंस निकाल लें या 2 रेजिस्टेंस जोड़ दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोलेगा बिल्कुल नहीं। क्यों? अनंत में से थोड़ा, ओशियन में से थोड़ा पानी निकाल लो या थोड़ा पानी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब यहाँ अनंत में इंफिनिटी कनेक्ट, मतलब रेजिस्टेंस कनेक्ट हो इंफिनिटी तक, तो 2 रेजिस्टेंस जोड़ने से या 2 रेजिस्टेंस निकालने से सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले इतनी सी बात दिमाग में सेट कर लो। समझ में आया? अब देखो, यही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। तो हम मान लेते हैं मेरा टोटल R इक्विवेलेंट, लेट R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B X। हमारे इक्विवेलेंट A और B के बीच में क्या मानते हैं? X। मान लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं? X, ठीक। चलो, तो क्या X में 2 रेजिस्टेंस जोड़ देंगे या 2 रेजिस्टेंस घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनंत रेजिस्टेंस है जिसका इक्विवेलेंट मैंने क्या माना? X। अब तो ऐसे को कैसे सॉल्व करना, पहले ये मान लेना। अब जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसके साथ इसको जोड़ दो। कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है? देखो ये वाला रिपीट हो रहा है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम। चलो, तो ऐसा लिखो, A B इधर से 1 ओम, इधर से 2 ओम, और पूरा इक्विवेलेंट। अब यहां से यहां सुनो, इतना पूरा इक्विवेलेंट हम क्या मान लिए? X, यानी यहां से यहां तक ये पूरा इक्विवेलेंट जो है मेरा, वो मान लेते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू X, ये मान लिए। आप बोलो सर R इक्विवेलेंट तो A और B के बीच में बोल रहा, आप यहां क्यों माने? ठीक है, यहां पे माने नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ओशियन में से पानी थोड़ा निकाल लो या डाल लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरा सर्किट का हम R इक्विवेलेंट A और B के बीच में माने हैं X। अब इसमें 2 को जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला?
पूरा सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना माने हम x। फिर सुनो, अब इसमें दो जोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही तरीका है इसको सॉल्व करने का कि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा था, ऐसा वाला दिख रहा है सबको, इसको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया आर इक्विवेलेंट के साथ इन दोनों को। आप सोचो जहां अनंत रेजिस्टेंस कनेक्ट है, अनंत मतलब समझ लो इंफिनिटी तक, हो सकता है ये 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो। अब 50 करोड़ रेजिस्टेंस में से आप 1 और 2 ओम का 2 रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई। ठीक है, तो यही तरीका है निकालने का। ये सर्किट बना लो बस, पूरा आर इक्विवेलेंट सर्किट का एक्स मान लिए। अब 2 रेजिस्टेंस जो रिपीट होगा उसको जोड़ दो बस। ठीक है, अब सुनो, अब सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं। देखो दोनों पैरेलल में है, हाँ, तो पैरेलल में क्या आ जाएगा, दोनों 1 ओम और आर एक्स इंटू 2। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, यानी 2 इंटू एक्स बाय 2 प्लस एक्स, यानी यहां पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स बाय 2 प्लस एक्स, ए और बी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के भी अगर आर इक्विवेलेंट आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के भी कितना आना चाहिए, आर इक्विवेलेंट आना चाहिए। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक, दोनों को जोड़ दो तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, आपको x का वैल्यू चाहिए, यही तो आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, याद हो गया, उस क्वेश्चन को मिटा दो, मैं लिख लेना बाद में अच्छे से, आप मुझे सॉल्व करना है अभी। सुनो ध्यान से, ऊपर लाइन मिटा रहा हूं मैं, आप सुनो ध्यान से, इतना आ गया। अच्छा, तो आर इक्विवेलेंट को ही हम x माने थे। आप बोलोगे सर ये ना आर, ये तो पूरा आया, ठीक है, ये x के बराबर कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर अभी बात, टोटल इंफिनिटी तक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना माने, x। इस x में दो को जोड़ के इतना आया, इस x में दोनों रेजिस्टेंस को जोड़कर इतना आया, लेकिन ये तो अनंत है भाई, अनंत में दो को जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अनंत ही आएगा। अनंत में दो को जोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत ही आएगा। यानी ये पूरा वैल्यू जो है 1 प्लस 2x बाय 2 प्लस x, वो x के बराबर आप लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व कर दो, x निकल जाएगा। पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब इसको सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, एक दोबारा बनाना। ठीक है, ये पूरा x के बराबर लिख सकते हो, क्यों, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इंफिनिटी तक, उसमें दो जोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये किसके बराबर कर दिया मैंने, जो x था उसी के बराबर इक्वेट कर दिया। मतलब कटा नहीं कहीं पे, मतलब ये समंदर था, इस समंदर में 1 लोटा पानी डाल दिए तो ये बन गया, लेकिन इस समंदर में 1 लोटा पानी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समंदर ही आएगा। तो x में ये 1 लोटा पानी डाल दिए तो ये बन गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, समंदर के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस एक्स, नीचे ऊपर में आ जाएगा 1 है तो 2 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा इक्वल टू x। सॉल्व करो, इसको इधर कर दो, इधर हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2x, 3x हो जाएगा इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया। आप देखो कैसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इधर गया तो 2x माइनस 3x माइनस एक्स बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, आपको ये तो सॉल्व करना आता है, 10th में पढ़े थे या पढ़ोगे या 9th में पढ़े थे, सॉरी। तो 2 का एलसीएम लो, 2 से 1 बार में, 2 में 1 गया, 1 बिल्कुल आ गया। देखो तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक आपको आना चाहिए। x कॉमन ले लो, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो क्या आया, x माइनस 2 आया और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट करेंगे तो -1 तो वैल्यू हो नहीं सकता नेगेटिव में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 2 ओम। दिस इज योर आंसर। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान रखना, सिंपल सा तरीका है, इसी तरह से प्रोसीड करना है। अगर इंफिनिटी तक दे तो ठीक है, दो जोड़ के इक्विवेलेंट निकाल लेना और इसको फिर अनंत के बराबर कर देना और सॉल्व कर देना। जोड़े में कौन सा जो रिपीट हो रहा पैटर्न बार बार उसको जोड़ना है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे अच्छे से, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में आते हैं, लिख लिए, मिटा रहा हूं इसको। देखना अच्छे से, वीडियो को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको लगता है एक बार से नहीं हो रहा, 2 बार देखो, 2 बार से नहीं हो रहा, 3 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ भी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, सारा 1 ओम का। मैंने सारा 1 ओम का दिया, अब उतना अलग अलग कौन मांगता है, ठीक है। चलो मैं डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा सा। देखो एक डायग्राम पे सुन लो, ऐसा वाला केस क्या करें, सुनो। अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसा है और यहां मैंने एक वायर से अगर शॉर्ट कर दिया, सोचो तो जितना करंट इधर से आएगा, सोचो ये करंट जो आएगा ये इस रेजिस्टेंस से जाएगा या नीचे वाला वायर से चला जाएगा, सोचिए, जवाब देना। सोचिए, आप बोलोगे सर नीचे वाला वायर से चला जाएगा, मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि नीचे का रेजिस्टेंस बहुत कम है और आपने बताया था करंट हमेशा छोटा रास्ता ढूंढता है जहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो। बिल्कुल सही, तो ये सारा करंट नीचे से चला जाएगा, ऊपर से कोई करंट नहीं जाएगा। यानी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं मिले, कैसा कॉम्बिनेशन, एक रेजिस्टेंस का एक एंड, सुनो ध्यान से, और इसी रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, दोनों को एक वायर से शॉर्ट कर दिया जाए। एक ही रेजिस्टेंस का दोनों एंड को अगर वायर से शॉर्ट कर दिया जाए तो ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि सारा करंट नीचे से चला जाएगा, इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिले तो ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्टिंग, आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो सारा करंट नीचे से चला गया, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, दोनों एंड को अगर शॉर्ट किए तो। चलो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, लिख लो, आप लिखना है तो आप लिखते जाना जहां जरूरत लगे आपको। चलो अब डायग्राम के एक बार फिर से बनाते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा। मैं बनाऊंगा नहीं, समय से समझाऊंगा आपको, बनाना घर में खुद है आपको, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने हैं आपको, इसलिए इसको मैं बनाने में टाइम पास नहीं करूंगा, आपको समझा दूंगा, घर में बनाना बन जाएगा आपसे, मैं श्योर हूं आपसे बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इधर है बी और इधर क्या है ए। आप देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ भी है ना, ये यहाँ नहीं है, सॉरी सर, ये यहाँ पे है। जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा, तुझी से मुझे सब आता, मुझ में तो, अब आते हैं, तू ही तू बस। देखो अब सुनो ध्यान से, करना क्या आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं। ए और बी के बीच में, इसके और इसके बीच, यानी काम आपको शुरू करना है पीछे से कहीं। देखो पहले तो ये शॉर्ट दिख रहा है भाई, दिख रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करेगा, सारा करंट ऊपर से पास हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, ठीक है, और एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई काम है ही नहीं यहाँ पे, क्या करेंगे रखते, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट किया हुआ था, और शॉर्ट किया हुआ तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो पहला ये मेरा हट गया, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन से मिलेगा, तैयार रहना, ओके। सेकेंड, ये तीनों पैरेलल में दिख रहा है क्या, देखो
ये तीनों पैरेलल में क्लियर कट दिख रहा होगा आपको, तीनों पैरेलल में है, दिख रहा है, ये देखो तीनों पैरेलल में है, क्लियर कट दिख रहा है, तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में निकालना आता है 1 ओम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो तीनों को सॉल्व कर लेना, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैं बताया था पेन चलाने से पहले दिमाग चलाओ और उससे पहले एनालिसिस करो अच्छे से, कौन पैरेलल कौन सीरीज। तीनों पैरेलल में है, तीनों को सॉल्व कर दो, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। चलो तो इन तीनों को मैं सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना दूंगा, देखते जाओ मैं कैसे कैसे करता जा रहा हूं। बस देखो कितना छोटा हो जाएगा, इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बन गया, हो गया। आर इक्विवेलेंट निकल गया, ये किसमें, पैरेलल में, हो गया। अच्छा ये रेजिस्टेंस यहाँ, ये भी दोनों पैरेलल में दिख रहा है, क्या क्लियर कर दिख रहा है, दोनों पैरेलल में है। कैसे, एक इन दोनों का एक साथ है और दूसरा इन भी देखो एक ही साथ है, वायर से कनेक्टेड है सीधा, कोई तो बीच में है नहीं, यानी इन दोनों को भी कनेक्ट करके मैं एक कर दूंगा। इसको रहने दो, इसको भी यहां से मैं एक रेजिस्टेंस कर दूंगा, आर पैरेलल मान लिया, ठीक है। अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है आपको, यहां तक तो हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया, इसको मिटा रहा हूं, कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, देखो इसका एक एंड और इसका दूसरा एंड एक साथ कनेक्टेड है, क्या दूसरा वाला एंड भी एक साथ कनेक्ट, नहीं, दूसरा एंड इसका इधर चला गया, इसका दूसरा एंड इधर चला गया, यानी ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे ए, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, और देखो ये तीनों भी सीरीज में आ जाएगा, एक साथ कनेक्टेड है, देखो इसका एक इंड, इसका एक इंड एक साथ, इसका दूसरा इंड, इसका एक इंड एक साथ, ठीक है। दूसरा इंड इसका कहीं और गया, इसका भी एक इंड कहीं और गया, देखो सबका एक एक इंड एक साथ कनेक्टेड है। ये तीनों तो क्लियर दिख रहा होगा आपको, किसमें है, सीरीज में, क्लियर कर दिख रहा होगा। तो पहले इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा मिला के सारा, ये हो गया बी, ये हो गया आर सीरीज, ठीक है। ये तीनों मिला के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, 1 2 3, तीनों मिला के एक बन गया। अब इधर देखो, ये इंड और ये इंड के बीच में, ये इंड और ये इंड के बीच में, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, इसको भी कनेक्ट कर दो, यानी इन दोनों को भी कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो एक बन जाएगा। ये दोनों, ये और ये कितना है था, 1 ओम था सारा, 1 ओम था, और ये भी 1 ओम था, यानी ये बन जाएगा 2 ओम। इंड देखना, ये इंड के और ये इंड के बीच में एक रेजिस्टेंस यहां, दूसरा यहां, दोनों सीरीज में, इन दोनों इंड के बीच में, तो इन दोनों इंड के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन होके बन गया 2 ओम, 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम, और ऊपर का तीनों मिला के एक बन गया आर सीरीज, ठीक है। अब दोनों किसमें दिख रहा है, पैरेलल में, क्लियर कर दिख रहा है सबको कि दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो दोनों को पैरेलल में जोड़ देना, आर सीरीज इंटू 2 बाय आर सीरीज प्लस 2, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। घर में ट्राई करना, हो जाएगा, आसान है, कोई हार्ड नहीं है, समझ में आया। चलो बिठाते हैं इसको, ठीक है। बस स्टेप वाइज प्रोसीड करो, इजी है, इजी है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान देना अच्छे से, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है। मार्कर मेरा गड़बड़ हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। बोर्ड यहां से 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है, और सबके बीच में बल्ब कनेक्ट है, 5 बल्ब है, एक बल्ब यहां पे है, एक बल्ब यहां पे है, एक यहां पे आमीटर कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब यहां पे है, एक बल्ब यहां पे है, और एक फाइनल बल्ब यहां पे है। ईच बल्ब ऑफ 220 ओम, हर बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 220 ओम का रेजिस्टेंस का बल्ब है सारा, ठीक है, 220 ओम का याद रखना। और बोल रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ आमीटर,
बोलता आमीटर का रीडिंग कितना होगा, यानी आमीटर क्या रीड करेगा, करंट। ठीक है, सुनो, आमीटर क्या रीड करेगा, करंट। आमीटर रीड करता है करंट, यानी बोल रहा है या इस पॉइंट से कितना करंट पास होगा, इस पोजीशन से, चाहे इधर या इधर जो भी हो, ये वायर से जो, ये वायर जो है यहां से यहां तक, इसमें से कितना करंट पास होगा। इस वायर से जितना करंट पास होगा उतना ही एमीटर का रीडिंग होगा। ठीक है, चलो आधा क्वेश्चन आने वाला। तो सुनो ध्यान से, कितना टाइम हो चुका है रे बाबा, 30 मिनट बीत चुका है। क्वेश्चन बहुत टॉपिक को भी आगे ले जाना। ओ माय गॉड, देखो यहां कैसे करेंगे, आपको यहां का निकालना रीडिंग। ठीक है, तो पहले क्या करो, इधर वाला सॉल्व कर दो, इस पोर्शन में पहले सॉल्व कर लो पहले पूरा, फिर बात करेंगे। ठीक है, बोला ब्लैक मार्कर। तो क्योंकि आपको छोटा करना पड़ेगा, तो इस पोर्शन को पहले क्या करो, आप सॉल्व कर दो, इधर वाला पोर्शन सॉल्व कर दो, ये भी पैरेलल में है, इस पोर्शन को भी सॉल्व कर दो। दिख रहा है, देखो आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तो ही कर पाओगे भाई, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं क्या बोला, जो दिखता है उसे देख लो, मतलब सॉल्व कर दो। ठीक है, तीनों किसमें दिख रहा है, पैरेलल, इधर भी दोनों पैरेलल। ठीक है, दिख रहा है। चलो इन तीनों पैरेलल में पहले सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें क्या। चलो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो इसका आर इक्विवेलेंट जो आएगा मेरा इनटू पैरेलल में, पैरेलल 1 मान लेते हैं, ये पैरेलल 2 मानेंगे, इन पैरेलल 1। ठीक है, आर पैरेलल 1 मान लो, उल्टा करके लिखेंगे 1/r पैरेलल 1, अच्छा वाट पैरेलल ले लेते हैं, इक्वल टू 1/r1 1/220 प्लस 1/r2 1/220 प्लस 1/r3 1/220, 3 हो जाएगा। तो r पैरेलल कितना निकल जाएगा, 3/220, सॉरी 1/r पैरेलल 3/220, तीनों जुड़ जाएगा। ओके, तो r पैरेलल कितना निकल जाएगा, इसमें उल्टा कर दो, 220/3 हो गया, इधर काम खत्म। r पैरेलल आ गया तो 20/3। ओहो, ठीक है, एक मिनट, यहां एक चीज थोड़ा करेक्ट कर लेना भाई लोग, कि 220 ओम में इधर शायद 210 ओम था ये रेजिस्टेंस। ठीक है, 210 ओम क्या हुआ, एक कट जाएगा, 220 वोल्ट में कटेगा नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को 210 ओम कर लेना, ये रेजिस्टेंस को 210 ओम कर लो, 220 ओम मत, 210 ओम, 210 ओम। ठीक है, फायदा है इससे, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 210 ओम कर लो इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है सब, 210 ओम का है। क्या हुआ इसे देखो, तो R पैरेलल कितना निकल जाएगा, 210/3, सत्य क्या 70 ओम निकल गया, देखा कट गया, मेरे लिए आसान हो गया। चीजें आसान हो जाती हैं जब कैलकुलेशन आसान होता है। तो चलो ये निकल गया, इधर आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। इधर का मान लेते हैं 1/r' मान लेते हैं, r', कुछ तो मानना पड़ेगा, अलग लेना पड़ेगा ना पैरेलल में। तो 1/r1 1/210 प्लस 1/210, तो 1/r' इक्वल टू 2/210 आ गया। तो सीधा कर दो फिर इसको, तो r' कितना हो जाएगा, 210/2, कितने बार में कटेगा ये, जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, मेरी मैथ बहुत अच्छी है इसलिए आपसे पूछता हूं। तो एक बार में 105 ओम। चलो क्या डायग्राम को छोटा करना, क्या अब मिटा के, ठीक है, 2 निकल गया, यानी अब इन दोनों को जोड़ के मैं 1 कर दूंगा, इन तीनों को जोड़ के भी 1 कर दूंगा, डायग्राम छोटा हो जाएगा। पहले यहां तक आप लिख लो जल्दी से, क्योंकि इन दोनों को मैं मिटा दूंगा, बस सब हो गया, लिख लिए। चलो यहां समझ में आ गया, मैंने सॉल्व किया, बस कुछ नहीं किया। ओके, आज अब छोटा करते हैं इसको, डायग्राम को। तो डायग्राम को छोटा करते हो,
दोनों मिलकर एक बन गया कितना 105 ओम का, ये बन गया मेरा 105 ओम का। ठीक है, चलो यहां कनेक्ट क्या है एमीटर, और ये तीनों मिला बन गया कितना 70 ओम का, 70 ओम। ठीक है, ओके यहां तक आ गया। ओके चलो अब देखो एमीटर से रीडिंग निकालना है आपको। अब छोटा बन गया, यहां कितना है 220 वोल्ट। देखो धीरे धीरे प्रोसीड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीखते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको माने थे आप R' P, ये था मेरा R' P माने थे इतना आया, और इसको माने थे RP इतना आया। ठीक है, अब तो एमीटर से रीडिंग निकालना है। ठीक है, यानी देखो होगा क्या, सुनो अब तो होगा क्या, यहां से करंट जाएगा, मान लेते हैं I करंट जा रहा है। ठीक है, सुनते जाओ, अच्छे सुनना। मान लेते कितना करंट जा रहा है, ये I करंट जा रहा है ऐसा। ठीक, अब I करंट जब यहां पे आएगा तो जो पार्ट में बढ़ जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। कितना करंट इधर जाएगा, मान लेते हैं I1। ठीक है, और कुछ करंट इधर चला जाएगा इस बल्ब में, मान लेते हैं I2। अरे यही तो होगा, एमीटर रीडिंग चाहिए। तो ये करंट दो पार्ट में बट गया, एक I1 एक I2, और इधर से जो I2 जाएगा वही वापस लौट के आएगा, इधर से वापस लौट के आएगा I2, और इधर से वापस लौट के आएगा I2। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये एमीटर किसके साथ कनेक्टेड है, क्या 105 ओम के साथ कनेक्टेड है या 70 ओम के साथ, इसको हटा दो, सीधा समझो, ऐसा हटाओ इसको। ठीक है, ऐसा समझो। एमीटर क्या करता है, करंट बताता है। अच्छा, तो एमीटर मेरा बताता क्या है, करंट, यानी करंट का रीडिंग निकालना है। और कनेक्ट किसके साथ होता है, कनेक्ट होता है सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, जिसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा उसका करंट बताएगा। एमीटर का काम क्या है, एमीटर बोलता है भैया हम जिसके साथ सीरीज में कनेक्ट होंगे हम उसका रेजिस्टेंस नहीं, उसका करंट बताएंगे। हम जिसके साथ सीरीज में कनेक्ट होंगे हम उसका करंट बताएंगे। ये कौन बोलता है, एमीटर बोलता है। ठीक, आप देखो एमीटर किसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, बस खत्म कहानी, उसका करंट निकाल दो, आंसर आ गया। एमीटर क्या इसके साथ सीरीज में है, नहीं, इसके साथ सीरीज में तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका दोनों एंड यहां पे है। इसका देखो एक एंड और दूसरा एंड दोनों कॉमन है, एमीटर का दूसरा एंड और इसका एक एंड, यानी इसके साथ एमीटर किस में कनेक्ट है, सीरीज। देखो एक लाइन में कनेक्ट, सीरीज क्या होता है, एक लाइन में एक रेजिस्टेंस के साथ ऐसा एमीटर, यही तो है सीरीज। तो देखो इस रेजिस्टेंस के साथ ये एमीटर कनेक्ट है, दूसरा एंड कहीं और गया इसका भी दूसरा एंड कहीं और गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इन दोनों का एक साथ है, यानी ये दोनों किसमें है, सीरीज में। एमीटर किसका कनेक्ट है, एमीटर कनेक्टेड विथ 70 ओम, यानी 70 ओम के थ्रू करंट निकाल दो, कितना जा रहा है, वही रीडिंग कौन देगा, एमीटर देगा। बात समझ में आया। एमीटर इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में, तो एमीटर किसका रीडिंग देगा, करंट का, एमीटर इसके करंट का रीडिंग देगा, कितना है I2। तो बस इसके थ्रू करंट निकाल दो, वही एमीटर का रीडिंग होगा। चलो निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, 220 वोल्ट है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, हाँ ये 220 वोल्ट तो ये भी 220 वोल्ट, तो ये भी 220 वोल्ट। ठीक है, दिख रहा है पैरेलल में। और यहाँ बैटरी कनेक्ट होगा, सोचो, चलो मैं बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, आपको डाउट है तो। अरे बाबा आज बैटरी कनेक्ट हो जा रहे 220 वोल्ट। अब देखो ये सब पैरेलल में है, एक एंड दूसरा एंड, इसका भी एक एंड, इधर से दूसरा एंड।
आप लोग दूसरा बीच में आमीटर आ गया, बीच में आमीटर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने का, ठीक है, तो उससे बीच में कोई रेजिस्टेंस आता तो प्रॉब्लम होता, आमीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों पैरेलल में दिख रहा है आपको, तो ये 220, तो ये भी 220, इससे भी 220, आपको इसका करंट चाहिए, निकाल दो। तो I2 इक्वल टू V2 बटे R2, तो I2 निकालना है इसके थ्रू, V2 कितना है, वोल्टेज 220 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 70, कट गया, तो I2 कितना आ जाएगा 7 या 21 पॉइंट 3.1 ओम, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? देखो इसके थ्रू भी करंट, अगर एक एमीटर में यहां कनेक्ट कर दूं, मानो इसके साथ कनेक्ट कर दूं सीरीज में, सुनो ये तो ये बल्ब था, अगर मैं एक एमीटर में हो सकता है यहां कनेक्ट कर दूं मैं इस जगह पे ऐसा, मैं बोलता बताओ इसका एमीटर का रीडिंग बताओ, तो ये एमीटर किसके साथ कनेक्टेड है, ये एमीटर इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका रीडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका थ्रू करंट निकाल दो, यानी I1 निकालना पड़ेगा। I1 के लिए क्या करेंगे, V/R1, इसका वोल्टेज कितना सेम 220 वोल्ट 220 और रेजिस्टेंस कितना 105, 5 से कर दो, यानी आ गया 44/21 ओम, हो गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डील करना, अरे रे कोई टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इसके थ्रू रीडिंग निकालना है, आप ये पहले जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है सॉल्व कर दो, इधर भी सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दिया, अब ये दिखा मीटर इसके साथ कनेक्टेड है तो इसके थ्रू करंट निकाल दिया, आ गया आंसर। अगर यहाँ एक एमीटर कनेक्ट कर देता तो ये इसके साथ कनेक्टेड है तो इसके थ्रू करंट निकाल देंगे, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, जल्दी से छाप लो इसको फर्स्ट, फिर एक और क्वेश्चन इस तरह करवा दो, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार ट्रैक करो सब। एक 5 वोल्ट है, एक 2 ओम है, फिर साथ में 2 ओम, दो ठो पैरेलल में है, उसके साथ एक एमीटर कनेक्ट है, फिर 2 ओम है और फिर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है। बोर्ड एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए, जल्दी करो। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ, आपने ट्रैक किया होगा। अच्छा फिर बताओ एमीटर किसके साथ कनेक्टेड है, सोचो पहले ये तो दिमाग लगाओ कि एमीटर है किसके साथ। तो एमीटर पहले इन दोनों को सॉल्व करो, दिख रहा है किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे, पहले जो दिख रहा है सॉल्व करो। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है एमीटर इसी के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इसके करंट निकाल लेंगे, एमीटर आ जाएगा। चलो ये रहा एक 5 वोल्ट का बैटरी, ये रहा रेजिस्टेंस 2 ओम का, पैरेलल में सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो पैरेलल में सॉल्व करके, तो R पैरेलल अगर सॉल्व करोगे तो 2 × 2/2 + 2 करते थे, R1 × R2/R1 + R2, 4/4 यानी 1 ओम, यानी ये दोनों सॉल्व करें कितना आ गया मेरा 1 ओम। और एमीटर इसी के साथ कनेक्टेड है, यानी यहां से कनेक्टेड क्या मेरा एक एमीटर और इधर से एक रेजिस्टेंस और इसके साथ एक वोल्ट मीटर, यही मतलब क्या, करंट अगर इसके थ्रू निकाल दें तो एमीटर का रीडिंग आ जाएगा, और वोल्टेज इसके थ्रू निकाल दें तो वोल्ट मीटर का रीडिंग आ जाएगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको, अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। तो इसके थ्रू करंट निकाल दो, जो मैंने सर्कल किया है डॉटेड में, और इसके थ्रू वोल्टेज निकाल दो, सारा निकल जाएगा आपका। ये भी 2 ओम का ही है, ठीक है। चलो अच्छा, क्या तीनों सीरीज में है, देखो ध्यान से, हाँ हाँ हाँ, देखो इन तीनों सीरीज में है क्या, हाँ तीनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में है भाई, क्यों सीरीज में, देखो तीनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है। यहां शुरू हुआ कहानी, एक रेजिस्टेंस, इसका एक इंच से फिर ये कनेक्टेड हो गया। मैं बोला था इसका एक इंच से एमीटर और वोल्ट मीटर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। फिर इसका एक इंच से ये कनेक्ट हो गया, देखो
यहां पे सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां सुनो, यहां कोई रेजिस्टेंस अगर आ जाता ना ऐसा, तो फिर ये सीरीज में नहीं आ पाता। ये पहले ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करना पड़ता आपको, ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करना पड़ता, फिर इसके दोनों के साथ सीरीज में करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टमीटर से कोई फर्क या आमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोल्टमीटर या आमीटर कनेक्ट होने से सर्किट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी डिस्टर्ब नहीं होता। लिख लो नीचे, वोल्टमीटर एंड आमीटर, कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर एंड आमीटर नेवर डिस्टर्ब्ड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर बता रहा हूं, लिखो, कनेक्शन ऑफ आमीटर एंड वोल्टमीटर नेवर डिस्टर्ब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आमीटर वोल्टमीटर कनेक्ट हो तो कैसे सोचना है कि सीरीज में हो या पैरेलल में। आप क्या करो, आमीटर वोल्टमीटर हटा के एक डायग्राम बना लो, आपको दिख जाएगा। चलो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, आमीटर वोल्टमीटर हटा के, एक ये रहा, एक ये रहा, मानो आमीटर नहीं है अभी, एक यहां पे रहा, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो दिख रहा है सबको, 2 ओम 1 ओम 2 ओम। आमीटर वोल्टमीटर मैंने हटा दिया, तीनों किस में दिख रहा है, तीनों सीरीज में दिख रहा है, दिख रहा है सबको। देखो सब एक इंच से इंड टू इंड कनेक्ट है, इसका एक इंच से इसका दूसरा इंड, इसका एक इंच से इसका दूसरा इंड, ठीक है, सब इंड टू इंड कनेक्शन है, तो इंड टू इंड कनेक्शन को सीरीज बोलते हैं। सब अपना एक हाथ से दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। सर मेरा हाथ भी कोई थाम दे सर, कब से इंतजार कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दिख रहा है। तो जब भी आमीटर वोल्टमीटर कनेक्ट रहे, आप आमीटर वोल्टमीटर को हटा के सर्किट को देख लो, आपको दिख जाएगा क्या देखा, सीरीज। आमीटर वोल्टमीटर कभी भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करता, ध्यान रखना, क्योंकि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हटा के हम देख लिए, यानी अब हमको आमीटर कनेक्ट है इसके साथ, यानी इसके थ्रू क्या निकाल देंगे, करंट, और इसके साथ वोल्टमीटर कनेक्ट है, इसके थ्रू वोल्टेज निकाल देंगे। बस यही काम करना है। चलो करते हैं। यहां तक सब समझ में आ गया, यहां तक आ गया सब, दोनों को कंबाइन करके एक कर दिया। आप सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, आ जाओ। पहले यहां से जल्दी से उतारो आप। अब देखो तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में कनेक्ट कर दो, आ जाओ। 2 ओम 1 ओम और 2 ओम, 2 1 3 3 2 5, यानी सर्किट ऐसा बन गया। यहां पे ऐसा हो गया, कितना, 2 2 4 1 5 ओम, ये हो गया ऐसा सर्किट। अब मैं बताया था आपको, 3 अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो, जैसे यहां 3 सीरीज में है, कितना, 2 ओम 1 ओम और 2 ओम, और तीनों मिलकर कितना बन गया मेरा, 5 ओम, यही बना है। तो जितना इससे करंट जाएगा वही करंट तीनों से जाएगा, बताया था आपको। 3 सीरीज में रेजिस्टेंस मिलाकर अगर एक रेजिस्टेंस बनता है, तो इससे जितना करंट पास होता है वही करंट तीनों से पास होता है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये यही तीनों को सीरीज से बना है, तो जितना इसमें करंट आएगा वही करंट तीनों में आएगा, ठीक है। चलो करंट निकाल देते इसमें। ये 5 वोल्ट था ना, 5 वोल्ट, तो आई कितना हो जाएगा इसका, आई इक्वल टू V/R 5/5 यानी 1 एम्पियर, दिख गया। यानी इससे भी जाएगा 1 एम्पियर, इससे भी जाएगा 1 एम्पियर, और इससे भी जाएगा 1 एम्पियर, सबसे 1 एम्पियर जाएगा। मेरे को किससे मतलब है, इससे मतलब है, क्योंकि आमीटर किसके साथ है, आमीटर इसके साथ है। चलो तो इससे कितना गया, 1 एम्पियर, इससे कितना गया, 1 एम्पियर, तो आमीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, यानी रीडिंग ऑफ आमीटर, रीडिंग ऑफ आमीटर इक्वल टू 1 एम्पियर। एक तो आंसर आ गया, ठीक है। अब वोल्टमीटर का रीडिंग निकालना है। वोल्टमीटर किसके साथ है, वोल्टमीटर इसके साथ है,
तो इसका रीडिंग चाहिए मेरे को वोल्टमीटर का, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा आई आर, इसके थ्रू वोल्टेज निकाल दो, आई कितना, करंट कितना है इसके थ्रू, सेम करंट 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, यानी कितना निकल जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट, यही इसका वोल्टमीटर का रीडिंग होगा। जल्दी से पूरा बता रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन था। चलो सब क्लियर हो गया अच्छे से। तो बस वोल्टेज इसके थ्रू निकालना था, तो वोल्टमीटर का रीडिंग चाहिए था। वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा, जो इसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज कितना होगा आई आर, करंट तो पता चला गया 1 ओम, रेजिस्टेंस पता है 2, निकल गया। मिटाए, चलो मजा आया होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप सिर्फ देखो अमीटर किसके साथ कनेक्ट है, उसके थ्रू करंट निकाल दो। देखो वोल्टमीटर किसके साथ कनेक्टेड है, उसके थ्रू वोल्टेज निकाल दो, बस खत्म कहानी, आपका अमीटर वोल्टमीटर का रीडिंग आ जाएगा। हाँ, तो इतना क्वेश्चन काफी है। ओके, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से, जो दिया जाए असाइनमेंट में आपका, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन देखना बन जाएगा, कोई टफ नहीं है। ओके, आसान है सारा। हाँ, तो अगला हम लोग टॉपिक पे आते हैं, जो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम दो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मेरी अच्छी हैंडराइटिंग, मेरी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कैसे हो गई, इतना गंदा हैंडराइटिंग था। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट रेजिस्टेंस। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट रेजिस्टेंस। ओके, इसको देखते हैं। अच्छा हाँ, एक तो क्वेश्चन था जो बच्चे लोगों ने कुछ कुछ पूछा था व्हाट्सएप पे, मैथ्स का उन्होंने कहा था रेजिस्टर क्या, मैं एक ऑप्शन दिया था, आपको क्वेश्चन याद होगा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टर, इसमें डिफरेंस बताओ। तो उन्होंने पूछा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में अंतर क्या है सर। सुन लो, पहले सुन लो, फिर उस पे आता टॉपिक पे हम लोग। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में अंतर क्या है, तो देखो बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम थिंग ही है, ठीक है, बोथ आर सेम। तो रेजिस्टर किसको बोलते हैं, तो रेजिस्टर बस एक खास कैटेगरी है, ठीक है। व्हेन अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, देखो एक हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, a high electrical resistance called resistor, बस यही है। बहुत हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है ना, तो उसको जैसे हम लोग क्या बोलते हैं सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी इंसान नहीं है क्या, ऑफ कोर्स इंसान है, ठीक है, सेलिब्रिटी भी इंसान है, लेकिन चूंकि वो बहुत फेमस हो गया है इसलिए उसको एक नया नाम दे दिया सेलिब्रिटीज, ठीक है, वही यहां पे है। तो ये है रेजिस्टेंस ही, लेकिन बहुत हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेजिस्टर, इसी को क्या बोलते हैं रेजिस्टर। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना, रेजिस्टर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टेंस, बट वैल्यू क्या है, बहुत अगर हाई रहा तो, जैसे आयरन में जो रेजिस्टेंस रहता है उसका वैल्यू बहुत हाई होता है, तभी तो गर्म होता है, ठीक है, तो उसमें बोलेंगे रेजिस्टर। जैसे हीटर, ठीक है, हीटर में भी जो वैल्यू तार रहता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उससे बोलेंगे रेजिस्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया अब आपको रेजिस्टर और रेजिस्टर में डिफरेंस, पर पूछे तो बता देना। और एक बात और, एक और क्वेश्चन आया था कि एक बोल रहा था करंट कैसा, करंट इज अ, ऑप्शन था आपका करंट इज अ, ऑप्शन था स्केलर, सुन लो, बी में था वेक्टर, सी में था बोथ, और डी में था नन। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि करंट कैसा है, स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन, तो ऐसे में ऑप्शन मानोगे आप स्केलर मानोगे। क्या ऑप्शन मारोगे स्केलर। करंट कैसा है, स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन, करेक्ट आंसर इज स्केलर। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आया स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन, ठीक है, टेंसर में बता चुका हूं, जो ना स्केलर है ना वेक्टर है। देखो अगर ऐसा ऑप्शन आया स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन, तो स्केलर मारोगे। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आया स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या कुछ नहीं, तब आप टेंसर मारोगे।
ठीक है, क्योंकि ज्यादा करेक्ट आंसर टेंसर ही है। हालांकि आपके सिलेबस में जैसा आवेश सर ने बोला अभी नहीं पढ़ना, इसलिए आपको टेंसर अभी नहीं पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ना है सिर्फ स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन था तो स्केलर मारना। अगर स्केलर और टेंसर में कोई एक चुनने को आ गया आपको, ठीक है, तो आपको टेंसर चुनना है, ध्यान रखना, तो स्केलर नहीं चुनना। तो सर एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में आए तो क्या लिखेंगे? अगर सब्जेक्टिव में एग्जाम में आए तो आप स्केलर लिखना, आप टेंसर मत लिखना। ऑप्शन की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया यहां तक? चलो छोटी छोटी बात जिनको डाउट हुआ था अब क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या फैक्टर रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करता है सुनो। तो पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। आई बस छोटा सा दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सुनो लेंथ ऑफ कंडक्टर में क्या है, मानो एक छोटा सा वायर दिया, ये रहा मेरा छोटा सा वायर, ठीक है, और एक ये रहा मेरा बड़ा वायर। मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हो, एक छोटा रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है। कौन सा रास्ता ज्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए चलना? बड़ा रास्ता। बिल्कुल, करंट भी बस वैसा ही करता है, करंट भी देखता है ये छोटा रास्ता, ये बड़ा रास्ता। तो करंट को भी क्या होता है, यहां पे जो ट्रेवल करने में ए से बी तक ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि यहां ए से बी तक ट्रेवल करने में कम दिक्कत होती है। इसलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूं। आपका चार्जर का वायर, पहले का चार्जर का वायर देखिए, पहले जमाने का बड़ा 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 वायर रहता है चार्जर का, पहले जो था। अभी जो चार्जर का वायर आता है सब छोटा छोटा आता है। देखियो अभी का जो चार्जर होता है सबका वायर बहुत छोटा होता है। पहले का चार्जर जो होता था यह बड़ा बड़ा वायर देता था, यहां से 2 मीटर बैठ के भी चार्ज कर लोगे दूर में। कारण क्या है, अब लोगों को पता चला क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ बढ़ाने से बढ़ जाता है, और लेंथ बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट के फ्लो में दिक्कत आएगी। तो करंट के फ्लो में दिक्कत आएगी, कोई रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए भाई वायर का लेंथ कैसा रखो, छोटा रखो। ठीक है, यानी पहला रेजिस्टेंस में कौन इफेक्ट करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें क्या लिखेंगे, इफ लेंथ इंक्रीजेज, if length increases then resistance also increases, resistance also increases। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज कर गया, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख सकते हो, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये हो गया पहला फैक्टर। ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया कहां यूज करते हैं। दूसरा फैक्टर, ठीक है, यानी इसमें बोल सकते हो ऐसा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको याद रखना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये वो पहला फैक्टर। इसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता है, ये ऐसा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो ना आप लोग? नहीं समझोगे तो माथा खो देंगे फिर आप लोग, इतना नहीं समझोगे तो। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वो पहला उतार लेने से मैं दूसरा उसको मिटा दूंगा, दूसरा लिखूंगा। पहला मिल गया, चलो पहला मैं लिखता हूं। पहला फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल लिख दिया इसको। ठीक है, चलो पहला फैक्टर मिल गया, मिटाते हैं। दूसरा फैक्टर में आते हैं, फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 है आपका एरिया। एरिया में बोलो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, जिसको कुछ लोग थिकनेस ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं, याद रखना, ये भी नाम से जाना जाता है। थिकनेस ऑफ कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया पहले क्या होगा सुन लो। मानो ये वायर है आपके पास, ऐसे थोड़ा सा, मानो ये वायर आपके पास, ये वायर, इसका जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये गोल सा, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया।
ये ज्यादा मोटा भी हो सकता है, ज्यादा पतला भी हो सकता है। देखो कुछ कुछ वायर बहुत मोटा होता है, यही है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो क्या है, सुनो, आप पता है आपको रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो में दिक्कत आती है, टकराता है। अब सोचो एक चीज, मानो एक इतना मोटा सा रास्ता है आपके पास जाने के लिए, और इसमें से 50 लोग जा रहे हैं, 50 पीपल आर गोइंग थ्रू दिस वे। 50 लोग इस रास्ते से पास हो रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, और एक छोटा सा रास्ता है ऐसा, ठीक है, यहां से भी 50 लोग आ रहे हैं, 50 पीपल आर गोइंग थ्रू दिस। सोचो, यानी ये हो गया आपका थिक वायर, ऐसा बोल सकते हो, थिक वायर, ठीक है, या बोल सकते हो मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, मोर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है ये। क्रॉस सेक्शन एरिया देखो ज्यादा है इसमें भाई, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये देखो ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मोर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कैसा है? थिन वायर, पतला, ये आपका थिन वायर, पतला वाला वायर, या बोल सकते हो लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑप्शन है यहां से। अगर मैं बोलूं दोनों रास्ते से अगर 50-50 लोग जा रहे हैं तो ज्यादा टकराहट किसमें होगा? किधर से जाने में डिफिकल्टीज होगी? सुनो ध्यान से, इधर से डिफिकल्टीज होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि ये छोटा रास्ता है, छोटा रास्ता, 50 लोग जा रहे हैं तो धूमधाम सब टकराएंगे एक दूसरे से, यानी यहां पे मोर कोलिजन होगा, मोर कोलिजन, कोलिजन बहुत ज्यादा होगा। और अगर कोलिजन बहुत ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस किससे क्रिएट होता है? अरे कोलिजन से ही तो क्रिएट होता है। तो यहाँ पीपल एरिया क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। पीपल एरिया कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। पीपल एरिया कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर पतला रास्ता में से 50 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, या मानो 500 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, और यह बड़ा वाला रास्ता में से 500 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो यहां ज्यादा टकराहट होगी, ज्यादा कोलिजन होगा। यानी अगर थिन वायर रहा या लेस क्रॉस सेक्शन एरिया रहा तो कोलिजन ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मोर कोलिजन तो हाई रेजिस्टेंस, मोर कोलिजन होगा तो हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जबकि इस केस में क्या होगा? मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो लेस कोलिजन, कोलिजन कम होगा, और कोलिजन कम हुआ तो लो रेजिस्टेंस होगा इसका। यानी एक, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को। मोर क्रॉस सेक्शन एरिया लेस रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस, लेस लो क्रॉस सेक्शन एरिया तो हाई रेजिस्टेंस। यानी देखो जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो रहा है वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा। यानी मोटे वाले वायर में, थिक वायर में कम रेजिस्टेंस होगा। आज से दिमाग में डाल लो अच्छे से, थिक वाले वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाएगा, कोलिजन कम होगा। लेकिन जो पतला वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वायर को फ्लो करने में, कोई इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में बहुत दिक्कत आएगी, कोई कोलिजन वहां ज्यादा होगा, ज्यादा जगह ही नहीं है फ्लो करने के लिए, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। यानी एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। यानी बात समझ में आया, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ये दूसरा फैक्टर निकला। पूरा बढ़िया से नोट डाउन करो अच्छे से, और इसको लिखो दूसरा फैक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ एरिया इंक्रीजेस, इफ एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इफ एरिया डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ठीक है। और ये भी पूछा था एग्जाम में, सीएसई में भी पूछा गया है कि थिक वायर और थिन वायर में से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा?
तो थिन वायर का ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये भी पूछा गया है क्यों होगा, इसलिए होगा कि थिन वायर होने से क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करने से मोर कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीधा आंसर सुन लो, लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन टेक्स प्लेस इफ क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलो मिटा दो मैं दूसरा फैक्टर, अच्छे समझ में आ गया, बढ़िया से एकदम हो गया। चलो दूसरा फैक्टर क्या लिखेंगे, मैं लिखता जा रहा हूं सर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फैक्टर नंबर 1 एंड दिस इज फैक्टर नंबर 2। चलो तीसरा में आते हैं, आ जाए। तीसरा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर देखो, तीसरा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देखो कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ गया, सुनो क्या होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, तो देखो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ गया, सोचो सोचो, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन कर लेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने और क्या एनर्जी, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत तेजी से भागना चाहेगा और बहुत तेजी से भागना चाहेगा तो कॉलिजन ज्यादा होगा। अब एक रास्ता है, सभी लोग बहुत तेजी से हड़कंप मच गया, जैसे देखते हो कभी कभी हड़कंप मच जाता है, मानो एक रास्ता सभी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही लोग अगर हड़कंप मच गया तो बहुत लोग कुचले जाते हैं और बहुत लोग मारे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हड़कंप मचने से कॉलिजन बहुत ज्यादा होने लगता है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल यही होता है। देखो अगर टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ गया, देन नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फिर सीधी शुरू हो गई, नंबर ऑफ कॉलिजन of electron increases, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ कॉलिजन अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, बस देखो सारा मैं समझाता जा रहा हूं। तो टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो नंबर ऑफ कॉलिजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ कॉलिजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी टेम्परेचर क्या आया, टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जल्दी से उतारो यहां पर। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस ये कंडक्टर के लिए है, ये अभी बात कर रहे कंडक्टर के लिए। इंसुलेटर का अलग होता है, एलॉय का अलग होता है नेचर। अभी ये भी मैं बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अभी आपको नहीं दे सकता। उसके लिए मुझे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जाकर पूछना पड़ेगा, यानी एक चैप्टर आधा घंटा और खिंचा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो समझाने के लिए कम से कम मुझे हाफ एन आवर लगेगा। ओह माय गॉड, इतना सो मच ऑफ सिटी। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनाने के लिए हमको आधा घंटा और लगेगा, तो उसमें मैं नहीं जा सकता। इसके लिए एलॉय और इंसुलेटर में सिर्फ नेचर बताता हूं क्या होता है टेम्परेचर के साथ। फिलहाल अभी इतना पहले कंडक्टर के लिए है। कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर एलॉय या इंसुलेटर रहा, ठीक है, कंडक्टर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसका बात हो गया। तीन तरह का चीज होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है एलॉय, एक होता है इंसुलेटर।
ये बस जानकारी के लिए भी दे दे रहा हूँ, रीजन मत पूछना भी एलओआई और इंसुलेटर का। इसमें क्या है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। कोई बात नहीं, सीधी लगने दो, चलो मैं लिख लेता हूं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इसमें सुनो, इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करने लगता है। एलओआई का एक खासियत है, ठीक है। एक मिनट ओके बाबा। इसमें देखो, इसमें भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो इसका भी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसमें आप सेमी कंडक्टर ले सकते हो, सेमी कंडक्टर ये ले सकते हो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एलओआई की जगह पे एलओआई सेमी कंडक्टर ले सकते हो, ज्यादा बेस्ट है। कंडक्टर में क्या हो, देखो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका रीजन पता है, कोलिजन बढ़ जाता है। लेकिन सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। सेमी कंडक्टर सिलिकॉन हो गया आपका, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर सेमी कंडक्टर जो आपका सोलर पैनल में यूज होता है। सोलर पैनल देखो ऐसा क्यों यूज करते हैं सोलर पैनल में, सुन लो ये रीजन सुन लो। क्योंकि उसमें होता क्या है, सन के सामने, सोलर पैनल क्या होता है, सन के सामने रखते हैं, सन के सामने रखते हैं, यानी वहां सन से क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है आपका पैनल। मानो ये सोलर पैनल है, सन के सामने रखा हुआ, तो पूरा गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तब तो सारा करंट ही फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा, इसलिए हम लोग सेमी कंडक्टर यूज करते हैं। सेमी कंडक्टर का खासियत क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घट जाता है, और यही होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाता है। तो इसको यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो सोलर पैनल में यूज करते हैं। और इंसुलेटर में भी उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। और यही इसका कारण है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है इंसुलेटर में। इंसुलेटर देखो मेल्ट हो जाता है घर में, यही होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इन दोनों ज्यादा डिटेल्स में घुसेंगे नहीं, अभी आधे घंटे का टॉपिक खींच जाएगा बेकार में। अभी आप ये सिलेबस में इसको ध्यान रखना, किन्हीं को ये चाहिए तो बाद में बता दूंगा। चलो तीनों फैक्टर आपका हो गया, और एक फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर नेचर ऑफ कंडक्टर्स अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगला है नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर कैसा है, मतलब जैसे आप आयरन लो, आप कॉपर लो, आप गोल्ड लो, आप सिल्वर लो, मानो 4 तरह कंडक्टर है। देखो चारों का अलग अलग नेचर होगा, दिख रहा है आपको। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा, अगर मैं बोलूंगा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे घटिया कंडक्टिविटी आयरन का होगा, उससे ज्यादा अच्छा कंडक्टिविटी कॉपर का होगा, उससे ज्यादा अच्छा कंडक्टिविटी गोल्ड का होगा, और सबसे अच्छा कंडक्टिविटी सिल्वर का होगा। यही होता है नेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर आप कैसे लिए उस पर डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कैसा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर कंडक्टर नेचर ऑफ कंडक्टर इज गुड, इफ नेचर ऑफ कंडक्टर इज गुड, बहुत अच्छा रहा, तब क्या होगा, देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो इसके इधर से ये हम किसमें अरेंज किए, ये अरेंज किए हम गुड कंडक्टर के बेसिस पे, गुड कंडक्टर के बेसिस पे। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन, सिल्वर, उससे कम कंडक्टर कौन, गोल्ड, उससे कम कौन, कॉपर, और सबसे घटिया कौन, आयरन। अगर रेजिस्टेंस के बेसिस पे अरेंज करें तो आयरन का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उससे कम रेजिस्टेंस होगा कॉपर का, उससे कम रेजिस्टेंस होगा गोल्ड का, गोल्ड को एयू लिखते हैं, और सबसे कम रेजिस्टेंस होगा सिल्वर का, ठीक है। तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है,
देखो, इफ द नेचर ऑफ कंडक्टर इज गुड देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर, तो सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर का। सबसे घटिया कंडक्टर आयरन, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आयरन का। आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो ये 4 फैक्टर को अभी आप ध्यान रखना। यहां से हम अगले क्लास में बात करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करें। तो चलिए, मेरा नाम अमित राय, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। विश ऑल द बेस्ट एंड